नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित हूँ और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एवीएन देख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि हम लोग लाइव करने वाले हैं 10 से 12 के बीच में, जो कि हो नहीं पाया है। भारतीय लोगों में एक कमी होती है और वो शायद मुझ में भी आ गई है कि कुछ तकनीकी समस्या रही, उसके कारण हम लोग लाइव नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद भैया जी। हमारे साथ प्रमोद मिश्र जी हैं। वर्तमान में आप प्रबल दावेदारों में से एक है भारतीय जनता पार्टी से टिकट पद के लिए बरहज विधानसभा से। तो इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, राजनीतिक हलचलों पर भी चर्चा होगी, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चूंकि पिछले इंटरव्यूज आपने जितने भी देखे होंगे उसमें अधिकांश लोग हमसे ये कहते हैं कि देखिए लोकल मुद्दों पे बात करिए लेकिन प्रमोद जी से हम चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय मुद्दे या राज्य स्तर के मुद्दे हैं उन पर भी आप जवाब दें। माइक बिल्कुल करके रखिएगा, माइक हमेशा ऐसे रखिए भैया। तो सबसे पहला सवाल आप ओपनिंग यहीं से करते हैं प्रमोद जी। चाहे वो बरहज विधानसभा हो, चाहे वो सलेमपुर विधानसभा हो, चाहे वो रुद्रपुर की विधानसभाएं हो, मैं वहां जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक है रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं, विधायक जी तुम्हारी खैर नहीं। क्या मामला क्या है, क्यों ऐसा इस तरह का सवाल आप एक भावी प्रत्याशी कह लीजिए या मतलब विधानसभा का टिकट मांग रहा है उससे पूछ रहे हैं तो थोड़ा हंसी आ रही है, लेकिन जब पूछे हैं तो उसका जवाब देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। अब इस तरह के नारे लग रहे हैं कि मोदी जी आपसे बैर नहीं और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनसे, वर्तमान जो विधायक हैं उनसे खैर नहीं। तो उसका एक छोटा सा विषय यही है कि आगे जो लोग हम लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी तरह की कोताही नहीं बरती क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए या प्रदेश या राष्ट्र के विकास के लिए जी। लेकिन जिन भी क्षेत्रों में प्रतिनिधि रहे कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कोताही बरती, इसीलिए कार्यकर्ता या समाज या लोग ऐसा कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं माना जा सकता कि वो हमारे साथ नहीं है, जैसे वो नारा लगा रहे हैं कि मोदी जी आपसे बैर नहीं। और अच्छा, जो आप किस रोड से आए हैं, मतलब आपका घर कहाँ है, गांव अपना बताइए। मेरा घर पड़ता है भागलपुर ब्लॉक में एक बक्ची पड़ता है, नया पंचायत कसली है। ठीक है। तो वहां से हम 17 आते हैं और 17 से फिर पहना। ठीक है, 17 आते हैं। कभी आप वहां से यहाँ आए हैं, मतलब ये करुणा जो चौराहा है? हाँ बिल्कुल आते हैं। कैसा रास्ता कैसा है? लगता है कि एकदम जैसे खेत है उसका पट्टा करा देना चाहिए ताकि लोग खेती बाड़ी कर पाए। आप कहना क्या चाहते हैं, उसको खोल के कहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सड़कें सच में बदहाल है। बड़का गांव में जाइए, चाहे जैसे मुख्य जो मार्ग है, स्टेट हाईवे वगैरह है, वो सही है, मैं ये देख रहा हूँ जी। लेकिन ये राम जानकी मार्ग है, ये भी खराब है। इस पर भी हमने एक एपिसोड किया हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की सड़कें बनी तो थी लेकिन टूट गई हैं, रिपेयरिंग सही ढंग से नहीं हो पा रहे, भ्रष्टाचार है। तो नहीं, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। नहीं, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तव में 2017 के बाद जब काम करने का समय आया, सरकार जब एकदम स्पीड में थी काम करने की, उसी समय पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी जकड़ लिया और उस बीमारी से बचने के कारण जो भी सरकारें थी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में अन्य प्रदेशों में दूसरी सरकारें भी हैं, सारे देश की जिन प्रदेशों में जो सरकारें थी अपने अपने लोगों को उस बीमारी से बचाने के लिए उस तरफ मूव कर गई, इसलिए ये दशा आ गई। आप देखिए धीरे धीरे जब उस बीमारी से हमको निजात मिलना शुरू हुआ है तो सरकार, उत्तर प्रदेश की भी सरकार उस तरफ लगी है। और ऐसा हम नहीं कह सकते, हमको नहीं कहना चाहिए कि रोड बन नहीं रहे हैं, रोडें बन रही हैं, स्पीड कम जरूर हुई थी, वो स्पीड कम हुई थी। आज देख लीजिए जिस रोड का आप करुणा से मगहरा से करुणा से मगहरा आप कहे हैं, वो रोड बन रही है, वो रोड बन रही है। हाँ, स्पीड स्लो हो गई थी, अब स्पीड स्लो नहीं है, ठीक है। चलिए, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं और काफी अच्छा बचाव भी करते हैं, तो आप बचाव कर रहे हैं। रोजगार की थोड़ी बात करते हैं। अभी एनटीपीसी आरआरबी के
भर्ती हुए, अलग अलग राज्यों में हुए, यूपी में भी हुए। पुलिस ने बर्बरता किया है विद्यार्थियों के साथ, तो इसको आप जायज ठहराते हैं? नहीं, पुलिस ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। पुलिस सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा मुहैया उसे कराना चाहिए। इस तरह का जो उनके हॉस्टल में घुस के या मतलब खुले जगह पे छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है, उसका मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन वहीं छात्र बंधुओं से आग्रह भी करता हूं, छात्र बंधुओं से इस विषय का आग्रह करता हूं कि आप जो कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से करिए, करते आ रहे थे वो ठीक है, लेकिन ये 2 महीना जो है, ये 2 महीना जब चुनाव घोषित हो गया है तो छात्र बंधुओं को ये जानना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि इस 2 महीने में जो सरकार वर्तमान में काम करती है उसका भी नेतृत्व उतना तेज उस पर काम नहीं करता है। प्रशासन के लोग उतना उसके अंकुश में नहीं रहते हैं जितना सरकार रहते हैं। इसलिए उन लोगों ने थोड़ा सा, जब जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 144 लागू है, आचार संहिता लागू है, उसके बाद इस तरह का किसने कह दिया कि आप रेल लाइन उखाड़ दीजिए, आप चक्का जाम कर दीजिए, आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करिए, आप अपने शरीर का नुकसान करिए, तो ये सब करिए, ये किसी ने आदेश नहीं किया। वो गलत है, उसको मानते हैं गलत जी, हम भी मानते हैं। लेकिन ये जो आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती है ये 2 सालों से, कोविड काल से तो आ नहीं रहा है, उसके पहले से आ रहा है। बिल्कुल। आप लोग ये कह के सत्ता में आए थे कि हम रोजगार देंगे, युवाओं के हित में काम करेंगे, लेकिन जा ये उल्टा रहा है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनकी एज खत्म होती जा रही है। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ तो गलतियां होंगी ना, जिम्मेदार कौन है? सरकार ही तो है आखिर। कैसे सरकार को आप सभी जिम्मेदार करते हैं? ये तो हमारे पत्रकार बंधुओं की भी एक आदत सी बन गई है कि नहीं, सुनिए मेरी बात, आदत सी बन गई है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। वास्तव में यदि आकलन किया जाए, ठीक ना, तो बहुत सारे रोजगार अनेक माध्यमों से दिया गया। क्या बैंक से जिन नौजवानों को फाइनेंस कराया गया है, लोन कराया गया है, वो रोजगार में नहीं आता है? जो नौजवान पढ़ लिख रहे हैं उनको ऑफिसों में नौकरी चाहिए, उनको बॉर्डर पे नौकरी चाहिए, उनको पुलिस में नौकरी चाहिए। लेकिन जो रोजगार बिजनेस करना चाह रहा है और उसे बैंक से फाइनेंस हो गया और बिजनेस कर रहा है, तो क्या वो नौकरी नहीं है, वो उसका बिजनेस नहीं है, उससे उसकी व्यवस्था नहीं चल रही है? अब ये विषय भी आपका सही है कि 2 साल से मतलब एनटीपीसी का विषय जो चल रहा है उस पर विचार करना चाहिए, उस पर विचार हो रहा है। आप और उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक ऐसी सरकार को दिया है और सरकार भी एक ऐसे संत के नेतृत्व में चल रही है कि उस पर विचार चल रहा है। थोड़ा सा धैर्य के साथ, लाइन उखाड़ने से तो अब सबकी नौकरी लग नहीं गई, नहीं, या नौकरी लग गई है तो चलिए हम सभी मिल के लाइन उखाड़ते हैं। मेरे घर भी 2-4 बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी लग जाए इससे, लेकिन इससे तो नौकरी लगने नहीं वाली है। आप धैर्य बनाइए, मेहनत करिए, हम सबकी शुभकामना है, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ। जिन पुलिस वालों ने, एक विषय और, जिन पुलिस वालों ने उन छात्र बंधुओं के साथ आतताई का कार्य किया है, उनको पीड़ा पहुंचाई है, उन पुलिस वालों को चिन्हित किया गया है। धीरे धीरे उनके साथ वही बर्ताव हो रहा है जो लोकतांत्रिक है। सभी लोग सस्पेंड हुए हैं और भी कुछ लोग हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य और तेजी से होगा। छात्रों की बात पे आपने अपना पक्ष रखा बड़ी संजीदगी के साथ और बैलेंस बनाते हुए, लेकिन थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बेरोजगारी जब आती है लोग तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो एक अलग मामला है। चुनाव की बात करें थोड़ा, और बिल्कुल, तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग घिरते नजर आ रहे हैं? कई लोग आपके साथ, आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं, अलग अलग लोग। और गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी जहाँ से लड़ने वाले हैं, वहाँ पे आपके ही पार्टी के पूर्व राज्य के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के परिवार से किसी को समाजवादी पार्टी टिकट देने वाली है। कफील खान चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत लोग वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो योगी जी एक तरीके से वहां घिर रहे हैं, और चूंकि वहां पे 2 जातियों का वोट सबसे ज्यादा है, श्रीवास्तव और ब्राह्मण। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग वहां पे योगी जी अपनी सीट बचा पाएंगे, या फिर लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब योगी जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मुझे पूरा, अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा याद है 2014 में जब योगी माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से दिल्ली के लिए चले थे, तो इसी देश में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्लेम लगा रहे थे कि खूनी पंजा है, पूरे भारत को नुकसान पहुंचाएगा और यहाँ मुसलमान रह नहीं पाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये सिद्ध करके दिखाए
कि इस देश में वो लोग भी रहेंगे, इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी सभी रहेंगे, सबका ये देश है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की मर्यादा को बना के रहेंगे। अब आपने वर्तमान चुनाव के विषय में बात किया है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आपका साथ छोड़ के जा रहे पार्टी हमारा साथ, और ऐसे लोग को आपने टिकट दिया हुआ जो था हुए, पहली बार, नहीं सुन पिछली लीजिए, बार, जो लोग मतलब हिंदुओं को सुनिए गरियाते हैं, सुनिए उन लोग पे केस चल रहे हैं, मौर्य सुनिए, आप लोग हिंदुओं की पार्टी, जे जो हुए ना अपनी जननी का, वो मेरा क्या होंगे, जो हुए ना अपनी जननी का वो मेरा क्या होंगे। जननी मतलब ये कि जिस पार्टी ने उन लोगों को खड़ा किया, यदि उसका नहीं हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी का क्या होंगे। मौका प्रस्त लोग थे, मौके के लिए आए थे, मौके का फायदा उठाए जा रहे हैं। मैं तो ये गलती थी उनको लेना अपनी पार्टी में, बिल्कुल गलती थी, और समय की मांग भी थी, गलती भी थी और समय की मांग भी थी। मैं भी इस विषय से डर रहा था कि मेरी एक सीट कम होगी तो इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे मुझे कोई समर्थन देने वाला नहीं है, इसलिए उन सारी गाइडलाइनों को छोड़ते हुए मुझे आवश्यकता थी, हमने लिया। उस व्यक्ति को ये लगा कि आज मेरी आवश्यकता पूर्ण हो गई, मुझे जाना चाहिए। अपने पूरे परिवार के लिए टिकट मांगा जा रहा था, अपने पूरे परिवार के लिए टिकट मांगा जा रहा था। उनको ये लगा कि यहाँ टिकट नहीं मिलने वाला, इसलिए भाग लिए। उनको ये लगा कि मेरी झोली यहाँ नहीं भर पाई, इसलिए वो लोग भाग लिए। उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं डर नहीं है और उससे कोई मतदाता टूटा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग भी समाज में घूम रहे हैं, मेरी पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम लोग भी समाज में घूम रहे हैं। समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग भाग गए तो ही ठीक है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, टिकट की बात करते हैं। आप टिकट मांग रहे हैं, वैसी बात है, इतने वर्षों से आप संघर्षरत हैं, कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं। कोई आपके घर में सांसद विधायक रहा है कभी? कभी नहीं। आप कोई अरबपति करोड़पति हैं? नहीं, ना अरबपति हूँ ना करोड़पति। टिकट क्यों मिलेगा? क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पे देखिए, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो भाजपा के हो, वो तो करोड़पति लोग रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। आपको क्यों देगी भाजपा टिकट? मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा सवाल है आपसे। नहीं, आप जो ये सवाल कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी सभी सिर्फ करोड़पति, नहीं, वो ठीक है, आपकी बात सही है। राजनीति उन्हीं का है जिनके पास पैसा है, मवाली है, गुंडे हैं, या राजनीतिक पृष्ठभूमि। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम सभी जब इतिहास को पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पढ़ते हैं, तो जनसंघ की स्थापना से लेके और 6 अप्रैल 1980 तक का जब वो पढ़ते हैं, तो उस समय ना हमारे अटल जी करोड़पति थे, ना हमारे माननीय मुरली मनोहर जी करोड़पति थे, ना लौह पुरुष के रूप में जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी करोड़पति थे। ये लोग भी धोती कुर्ता पहन के भारत माता का संकल्प लेकर के परम वैभव पे भारत को पहुंचाने के लिए काम शुरू किया था, और धीरे धीरे आज भारत को उनके नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी ने यहां तक पहुंचाया है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, पैसा नहीं है तो क्या है, लेकिन हृदय ठीक उन्हीं से जुड़ा हुआ है जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पे विश्वास करके मुझे टिकट देगी, तो मैं उन लोगों के कर कमलों पे चल के, उनके मार्ग पे चल के अपने बरहज को भी बहुत आगे ले जाऊंगा। और यदि पार्टी नहीं टिकट देती है तो भी पार्टी के नेतृत्व में काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्यों कि संकल्प लिया है। एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व वाली जगह रही है बरहज, एक शैक्षिक केंद्र रहा है, व्यापारिक केंद्र रहा है। देवरिया से ज्यादा लोग बताते हैं कि बरहज के नाम से लोग जानते थे। लेकिन इस समय दुख होता है बरहज की स्थिति को, दुर्दशा को देख के। और क्षेत्रीय क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो आपको लगता है कि मतलब पार्टी से हट के आपकी वो क्या क्या आपकी झोली में चीजें हैं जो आप विधायक बनते हैं तो यहाँ के लोगों को देंगे? बरहज वास्तव में आप जो कह रहे हैं कि सांस्कृतिक नगरी रही है, व्यापार की नगरी रही है, लेकिन दुख का विषय यही है कि जब बरहज के वास्तव में विकास का समय आया था, तो बरहज में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव
हम सभी ने कर दिया या बरहज के लोगों ने कर दिया, जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपने विकास के लिए काम किया। और बरहज बाबा राघव दास जी के नाम से। कौन वो थोड़ा व्यक्ति, कौन किनको आप कह रहे हैं, बताएंगे, जिन्होंने केवल अपना विकास किया? जैसे बसपा के समय में, अच्छा, जो बसपा के यहाँ से विधायक हुए आरपी जायसवाल, वो मंत्री तो नहीं थे लेकिन मंत्री से बड़ा नेता थे। चाहे होते तो उस समय बरहज का बहुत बड़ा विकास हुआ होता, लेकिन नहीं हुआ। और बरहज के प्रॉपर बरहज के रहने वाले थे। मुझे लगता है उनको बरहज के विषय में बहुत बताना नहीं था। वो जान रहे थे बरहज की पहचान कैसे है। बरहज की पहचान सरयू नदी से थी, बरहज की पहचान बाबा राघव दास से थी, बरहज की पहचान महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के समाधि स्थल से थी। लेकिन उसको उन्होंने उपेक्षित किया। न उनके समय में बरहज के घाट अच्छी तरह से बन पाए, न उस समाधि की एक पहचान बन पाई जो भारत को बता सके कि राम प्रसाद बिस्मिल का समाधि केंद्र बरहज में है। न बाबा राघव दास जो इस पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे, न उनके नाम का कोई ऐसा कार्य कराया जा सका। इसलिए मैं आपको कहा हूं। और जब कार्य कराने का समय, वास्तव में कार्य कराने का समय 2017 के बाद प्रारंभ हुआ है। लेकिन पुनः मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि दुख इसी बात का है कि कोरोना ने हम सभी को दबाया और उसके साथ साथ प्रतिनिधि ने उपेक्षित किया। लेकिन आपने पूछा है कि आपकी झोली में क्या क्या है। हम तो बचपन से ही भारत माता का जयकारा लगाते हैं और इस हृदय में क्रांतिकारी बसते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यदि हम आते हैं तो न बाबा राघव दास की आत्मा असंतुष्ट रहेगी, न राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मा संतुष्ट रहेगी, न माता सरयू असंतुष्ट रहेंगी। इन तीनों को हृदय में बसा के चलता हूं और शपथ लेके कह रहा हूं कि आने वाले समय में इन्हीं तीनों के नाम से काम शुरू किया जाएगा अपने बरहज विधानसभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी, जो अपने दिल में क्रांतिकारियों को, सरयू मैया को लेकर चलते हैं, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, बरहज का भविष्य क्या होता है, क्या वो अपनी उसी लेगेसी को वापस प्राप्त कर पाती है या नहीं। नमस्कार।